नमस्कार, हेल्थ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। आज के शो में बात करेंगे टीबी यानी क्षय रोग की, जो संक्रामक बीमारी है जो हवा में बूंदों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। यह ऐसी बीमारी है जो इंसान को दीमक की तरह खोखला कर रही है। आज देश में टीबी के मरीजों की बात करें तो तकरीबन 13 लाख टीबी के मरीज फिलहाल हैं। इस बीमारी से सरकार देश को जड़ से मुक्त कराना चाहती है। वहीं अब टीबी के मरीजों को कोई भी गोद ले सकता है। निक्षय पोर्टल 2 पर आप टीबी के मरीज को गोद ले सकते हैं। अब तक कई लाख टीबी के मरीज को गोद लिया जा भी चुका है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बेहद ही खास डॉक्टरों का पैनल मौजूद है। तो सबसे पहले अगर हम परिचय कराएं तो उससे पहले मैं एक बात यहाँ कहना चाहती हूँ, क्योंकि वक्त 3 बज रहा है और जाहिर तौर पर इस वक्त आपके फेवरेट शो का टाइम है, लेकिन सेहत से जरूरी कुछ नहीं है। आप स्वस्थ हैं तभी आप एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं और एंटरटेनमेंट देख भी सकते हैं। तो मैं पहले परिचय करा देती हूं कि आज वो कौन से खास मेहमान हैं जो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम सवालों का जवाब देंगे। डॉक्टर जितेंद्र सैनी, सीनियर चेस्ट फिजिशियन एंड एचओडी, NITRD चेस्ट हेल्थ के क्षेत्र में 25 साल का अनुभव है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीबी एंड रेस्पिरेटरी डिजीज के एचओडी हैं। टीबी और लंग कैंसर पर काफी कुछ रिसर्च किया है। डॉक्टर पीयूष रंजन, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, एम्स से हैं। एम्स के वेल नोन मेडिकल प्रोफेशनल हैं और रिसर्चर भी हैं। इन्होंने ढेरों संक्रामक बीमारियों और मेटाबॉलिक डिजीज पर रिसर्च किया है। लोगों को लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों से जागरूक करते रहते हैं। साथ ही डॉक्टर सईद हिस्सार, साइंटिस्ट, ICMR NIRT चेन्नई, देश के टीबी के जाने माने विशेषज्ञों में से एक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्यूबरकुलोसिस में साइंटिस्ट हैं। संक्रामक बीमारियों से जुड़े नए रिसर्च को लेकर कई अवार्ड भी इनको मिल चुका है। तो जो हमारे साथ पैनल जुड़ा है उनसे हम क्या सवाल करने जा रहे हैं, आइए उन सवाल पर भी गौर कर लेते हैं। क्या टीबी संक्रामक रोग है? अगर हाँ तो इसका संक्रमण कैसे फैलता है? क्या टीबी के मरीज की देखभाल करने वाले या उसके आसपास रहने वाले को भी टीबी हो जाएगा? टीबी की बीमारी किसी को अपना शिकार कैसे बनाती है? क्या टीबी मरीज के संपर्क में आए बिना भी किसी को टीबी हो सकता है? क्या लगातार खांसी होना टीबी का संकेत है? किसी को टीबी की बीमारी हो गई है, इसका पता उसे कैसे चलेगा? टीबी के लक्षण क्या हैं? अगर किसी को टीबी होने का संदेह है तो फिर उसे कौन से टेस्ट कराने चाहिए? टीबी की बीमारी कितने तरह की होती है? अगर टीबी के लक्षण दिखने के बाद भी मरीज अपना चेकअप नहीं कराए तो यह कितना नुकसानदेह है? टीबी का इलाज क्या है? इलाज की पूरी प्रक्रिया क्या है? टीबी के इलाज के कितने चरण होते हैं? अगर टीबी के मरीज को इलाज शुरू कर दिया जाता है और 6 महीने बाद भी बुखार खत्म नहीं होता या वो लगातार कमजोर होता जाता है तो मरीज को क्या करना चाहिए? क्या संतुलित या पौष्टिक आहार न मिलना भी टीबी होने की वजह बन सकती है? क्या टीबी की बीमारी का गरीबी से कोई सीधा रिश्ता है? तो इन तमाम सवालों के साथ इस वक्त हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। डॉक्टर्स से मेरे जो सवाल हैं वो आपके ही मन में जो सवाल कौंध रहे हैं वही होने जा रहे हैं। तो डॉक्टर्स जो हैं वो स्क्रीन पर लाए जाए ताकि उनसे मैं सवालों का शुरुआत कर सकूं। डॉक्टर पीयूष रंजन, आप देख रहे हैं कि डॉक्टर पीयूष रंजन हैं, डॉक्टर सैनी हैं और डॉक्टर हिसार हैं। तो शुरुआत डॉक्टर पीयूष रंजन आपसे करना चाहती हूँ। आज भी देश के कई इलाकों में टीबी होने के बावजूद भी लोग टीबी के बारे में बताते नहीं हैं, जिक्र करते नहीं हैं और यही वजह है कि टीबी का जो आंकड़ा है वो कम होता नहीं दिखाई पड़ रहा है, जबकि सरकार कई ऐसे कदम उठा चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या बड़ी वजह है? देखिए, अभी भी लोगों के मन में थोड़ी बहुत इस बात को लेकर के एक मेंटल टैबू है। लोगों को ऐसा लगता है अभी भी कहीं ना कहीं लोग इसे एक इन्फेक्टिव डिजीज, एक प्रिवेंटिव डिजीज मानने के बजाय, एक पूर्ण तौर पे ट्रीटेबल डिजीज मानने के बजाय लोग अभी भी एक इसके साथ एक साइकोलॉजिकल टैबू बना करके लोग चलते हैं। इसलिए आपका कहना बिल्कुल सही है कि लोग टीबी की जानकारी होने के बाद अगर किसी मरीज को ये बताया जाता है कि उससे टीबी हो गया है तो सबसे पहली बार एक लोगों के मन में एक बात आता है कि वो लोगों में एक डिनाइल का मूड आ जाता है। तो ये एक हमारे बीच में एक चिंता की बात है और धीरे धीरे हमें
आप जैसे आपके जैसे ये चैनल के माध्यम से लोगों के बीच ये जन जागरूकता फैलानी है कि इसमें किसी भी तरह से टैबू या फिर किसी भी तरह से जो है वो अ, कोई भी ये मेंटल या सामाजिक स्टिग्मा इसके साथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये और सारे इन्फेक्टिव डिजीज़ की तरह ये भी एक इन्फेक्टिव डिजीज़ है और समय पर अगर इसका इलाज शुरू किया जाए, तो ये बिल्कुल ठीक हो सकता है दूसरे इन्फेक्टिव डिजीज़ की तरह। जी बिल्कुल, देखिए डॉक्टर पीयूष रंजन, यहाँ मैं और भी समझना चाहूँगी कि जिस तरीके से पोलियो को लेकर के एक ड्राइव चला और पोलियो मुक्त भारत बना, वही कोशिश इस बार भारत सरकार की है कि 2025 तक टीबी को इरेडिकेट कर दिया जाए। लेकिन जो ताज़ा आंकड़ा है उसमें नए जो केसेस आए हैं उनकी जो प्रतिशत है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में सवाल ये कि आपको क्या प्रमुख वजह लगती हैं जिसकी वजह से टीबी के पेशेंट में कमी नहीं आ रही है? देखिए टीवी का जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो इसकी कई सारी वजह हम लोग इसको ये मान सकते हैं। सबसे पहले हाल के समय में जो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस जो है वो प्रमुखता से सामने हमारे आ जा रहा है। इसकी कई वजह ये होती है कि टीवी में जो इलाज होता है, इलाज शुरू करने के बाद ये लगभग 6 महीने तक इसका इलाज ज़रूर ये एक बार इलाज शुरू करने के साथ ही कम से कम 6 महीने तक ज़रूर टीबी का हमें इलाज करना चाहिए। लेकिन जो इसमें आराम मिल जाता है लोगों को 3 से 4 हफ्ते के बाद ही इसे आराम मिलने लग जाता है। तो कई बार लोग बीच में ही ये ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं। तो बहुत सारे सरकारी प्रयास के बावजूद जो है लोग इलाज को बीच में छोड़ देते हैं और टीबी के साथ-साथ जो है वो ये जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें इम्यूनो डिफिशिएंसी डिजीज़ होती है, एचआईवी के साथ का इसका होना या ट्यूबरक्लोसिस के साथ डायबिटीज के साथ वाले में, इन सभी चीज़ों के कारण जो है वो टीबी जो है बिल्कुल ख़त्म सा नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी हाल के समय में जो है स्टॉप टीबी का जो हम लोगों ने एक लक्ष्य बना करके रखा था कि अगले 2-3 वर्षों में हम लोग जो है वो टीबी के जो नए एक्टिव केसेस है उसकी संख्या में भारी कमी करते हुए इसे कंट्रोल करने का संकल्प हमारे देश की सरकार ने लिया है। बिल्कुल, देखिए